यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। कल मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था एग्रीकल्चर बिल को लेकर, और एग्रीकल्चर बिल के इस लेक्चर को जब कल रात को धोखे से कोई दूसरा लेक्चर पब्लिश हो गया था और वो टीम ने गलती बाद में स्वीकार करी, सुबह उसको पब्लिश किया। बहुत सारे कमेंटों का इंतज़ार मैं अभी तक कर रहा था और अब ये रिकॉर्डिंग का टाइम मुझे लगा आ गया है, तो इसको एक बार फिर से जो लोगों के ग्रीवेंसेस थे, जो लोगों ने सवाल उठाए हैं, ख़ास तौर से कमेंट बॉक्स में श्री आर के लांबा जी ने बड़ा भारी सा कमेंट लिखा है और बोला है बड़े सोच समझकर इसका जवाब दीजिए। बाकी लोगों ने जनरली ये कहा है कि बिल बहुत अच्छा है, लेकिन किसानों को विश्वास में लेना चाहिए। पहले किसानों को विश्वास में ले लीजिए, उसके बाद ये बिल लेकर आना चाहिए। ये केंद्र सरकार से एक चूक हुई, ऐसा लोगों ने कहा। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा है कि अभी इस पर ऑर्डिनेंस जारी हो चुका था और ऑर्डिनेंस के बावजूद कपास की खरीद में ये डाउनफॉल आया और अप एंड डाउन जो भी उन्होंने बताए, और बोले कि इससे लाभ नहीं, हमको हानि हुई है। मैं इन सभी बातों को आपकी स्वीकार करता हूं और बड़े विनम्रता से फिर से एक बार हम क्लैरिफाई करते हैं, खासतौर से आर के लांबा जी की बात को। देखिए, पहली बात तो है किसानों को विश्वास में लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि किसानों को विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो राज्य सरकार का डोमेन बनता है और राज्य सरकारें उसमें वेरियस प्रकार से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या खरीद को या सब्सिडी को लेकर, बीज की सब्सिडी को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है लगातार। ये भी सच है कि बहुत सारे राज्यों ने अपने यहाँ मंडी एकदम खुली कर रखी है कि वो चाहें तो पड़ोस में जा सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं। ये लिबरल राज्य जितने अपने आप को कहते हैं या हैं, उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आप चाहें तो हरियाणा का सामान पंजाब में बेचना चाहें तो उनको कोई समस्या नहीं, पंजाब के लोग अगर हरियाणा में बेचना चाहें तो उनको कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे देश में यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। भारत में अगर कोई भी नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रहता है, जो पंजाब में रहता है, जो हरियाणा में रहता है, जो उत्तर प्रदेश में रहता है, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में रहता है, कहीं भी, क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को एक सी व्यवस्था में नहीं आना चाहिए? ये एक सवाल है। क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को एक सी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? दूसरा सवाल है। क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को एक तरह की सब्सिडी व्यवस्था, एक तरह की मार्केट व्यवस्था और उसको खुले बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए? कुछ राज्यों में है, मैं नहीं कहता हूं कि कुछ राज्यों में नहीं है। हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य हैं, खूब सब्सिडी देते हैं वो, एमएसपी भी उनका बहुत हाई रहता है। लेकिन व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर ऑफ उत्तर प्रदेश? आप उत्तर प्रदेश के किसान को कैसे कन्विंस करेंगे? या चलो अभी सरकारें अच्छी हैं, कर रही हैं, लेकिन भविष्य के लिए सरकारें बदलती रहती हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार बदल गई या झारखंड की सरकार बदल गई और वो अपने अपने हिसाब से रेगुलेशन लाते रहते हैं, मंडियों के रेगुलेशन करते रहते हैं। अब मुझे बताइए कि भारत में एक सी व्यवस्था लाने के लिए केंद्र सरकार ने अगर कोई स्टेप उठाया है कि भाई ये जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं राज्यों की, जो इनइक्वालिटीज राज्यों की हैं, दिल्ली सरकार कहती है उसके पास मुट्ठी भर किसान है, दिल्ली के पास मुट्ठी भर किसान है, और वो इन लीगली अगर हम कहें तो वो किसान नहीं है, बहुत मुझे लगता है 1-2% किसान होंगे, और दिल्ली सरकार वो किसानों के नाम से वो प्रोपेगेंडा करना शुरू करती है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और पता नहीं क्या उन्होंने किसानों को उठाकर चांद पर पहुंचा दिया। अब उनके पास 1% किसान है तो वो खजाने खोल देते हैं कि उनको पब्लिसिटी इंस्टेंट चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करिए जहां 80% से 85% किसान है, वो क्या करें? झारखंड की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, बिहार की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, हरियाणा और पंजाब की बात करिए, ये ऐसे राज्य हैं जहां 85 to 90% किसान है। क्या एक सी व्यवस्था पूरे देश में नहीं होनी चाहिए? अगर केंद्र सरकार ने एक सी व्यवस्था करने की इस बिल में कोशिश की है कि जो भी हो सकता है, कुछ राज्यों को अच्छा कर रहे हों, कुछ राज्य बहुत बैडली ट्रीट हो रहे हैं, लेकिन भारत का किसान एक सा ट्रीट हो A to Z, यानी कि गुजरात से लेकर और अरुणाचल तक, और कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक और निकोबार तक, किसान एक सा होना चाहिए, एक सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, एक से उसको ओपन मार्केट होनी चाहिए, उसके लिए कंपनियां, एजेंसियां कॉमर्शियली काम करने की अनुमति होनी चाहिए। अब किसान को कॉमर्शियल काम करने की अनुमति होनी चाहिए, तो
क्या सरकार ने अगर ये कहा है कि भाई एक यूनिवर्सल लॉ हम बना रहे हैं, इस यूनिवर्सल लॉज में उसको प्राइसिंग को लेकर एग्रीमेंट करने का अधिकार होगा, अपने प्रोडक्ट को किसी को भी बेचने का अधिकार होगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, लेकिन जो पुरानी विधियां हैं राज्यों की वो सब लागू रहेंगी। यानी कि जो स्टेट सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट एक साल लागू रहेगा और सभी राज्यों को एक अपने राज्य में जो किसान है अगर उसकी कोई बदहाली होती है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, परचेजिंग कैपेसिटी या जो वो सब्सिडीज देता है वो सब कुछ देने का अधिकार होगा। यानी कि पुरानी विधियां जो भी राज्यों में हैं या राज्य जो भी अपने किसानों के लिए कर रहे हैं वो राज्य फुल रूप से पूरा करने के लिए अधिकृत हैं और उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जिन राज्यों में किसानों की बदहाली है, जिन राज्यों में ने अपने यहां अच्छे से नहीं कर रखा है और वो जो शोषण जिन राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों के लिए इस कानून का महत्व मैं पूछना चाहता हूं देश से कि उन राज्यों के लिए महत्व है कि नहीं। जैसे बिहार है, मैं बिहार की बात करता हूं, बिहार से बंधुआ मजदूर पूरे देश में सप्लाई होता है। अभी तो बिहार ने बड़ा कुछ कंट्रोल कर लिया है, अपने डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लिए, लेकिन मुझे याद है मैं बहुत साल पहले, आज से 15 साल पहले कि ट्रकों में लोग हमारे यहां आते थे, ट्रकों में भट्टे की लेबर लाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां का किसान बचा ही नहीं था, वहां बिचौलियों ने पूर्ण रूप से उसको खा लिया था और राज्य सरकारों की ऐसी पॉलिसियां थी कि किसान को कोई भी एडवांटेज नहीं मिल सकता था। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ही उसको कंट्रोल किया करते थे। उन्होंने अपनी फार्म एजेंसियां बना रखी थी, एग्रो एजेंसियां बना रखी थी। जैसे पंजाब में सुखबीर सिंह बादल ने सुखबीर एग्रो एजेंसी बना रखी है, यानी कि जो वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेज होता है या वो जो हजारों करोड़ रुपए का व्यापार उनकी कंपनी करती है। अब अगर मार्केट खुल जाएगी तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हरियाणा की मंडी अगर अच्छा काम कर रही तो हरियाणा में अपना प्रोडक्ट बेचने जाएगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर पंजाब में मार्केट अच्छी है तो पंजाब में अपना प्रोडक्ट बेचने जाएगा। यहां यह संभव है कि पंजाब के किसानों को उससे कुछ हानि भी हो सकती, हानि से मतलब कि मार्जिन उनका कम हो सकता है, क्योंकि अब मार्केट चूंकि पूरे देश की एक सी हो जाएगी तो जो बेनिफिट उसको पंजाब में मिलता है, जो बेनिफिट उसको हरियाणा में मिलता है, वो बेनिफिट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलने लगेगा, वो बेनिफिट तमिलनाडु के किसानों को भी मिलने लगेगा, वो बेनिफिट बंगाल के किसानों को भी मिलने लगेगा। अरे भाई, आप किसानों का नेतृत्व करते हैं, क्या आपके कुछ भाई आपके राज्य के बराबर न होने की वजह से या आपके राज्य की तरह एडवांस ना होने की वजह से पिछड़ रहे हैं, तो क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस करें? अगर आपको कुछ थोड़ी समस्याएं हो रही तो देश का किसान उठकर खड़ा हो जाए। देश का किसान जिस समय 100% उठकर खड़ा हो जाएगा, उस समय यह मानकर चलिए कि हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री कहने से कोई रोक नहीं सकता। अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं ला पाते क्योंकि किसान बदहाल है। उसका कारण है कि फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, बहुत छोटी छोटी लैंडें जा चुकी हैं। छोटी लैंडों में हम कैसे खेती करें अपनी समझ में नहीं आता, और अगर हम खेती उसमें करते हैं तो हम अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको लैंड छोड़कर जाना पड़ता है, लैंड हमारी खाली रहती है। अगर कुछ एग्रो एजेंसीज हमारे क्षेत्र में आती हैं और वो छोटी छोटी लैंडों के साथ फॉर्म एग्रीमेंट बनाती हैं और एक बड़ी लैंड कंसोलिडेटेड करके वो उसमें फार्मिंग करती हैं और हमारा हिस्सा उसमें हमको मिले, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? टेक्नोलॉजी के साथ वो काम करेंगी, वो अच्छे बीजों का इस्तेमाल करेंगी, वो मार्केट अच्छी जानती हैं, वो प्रोसेस अच्छा करना जानती हैं। अब उसको चिप्स बनाना है, सपोज कोई चिप्स प्रोसेसिंग कंपनी है, वो उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद देश का 11% आलू अकेले सप्लाई करता है, पोटैटो। अब 11% आलू सप्लाई करता है, लेकिन हर 3 साल में 4 साल में एक बार उसको प्राइस मिलता है और 3 बार उसका आलू फेंक जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस नहीं मिलता उसको। अब कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बहुत महंगा है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर आएगी तो वो अपने एक प्रकार के बीज को कहेगी कि भाई हमने ये 4 गांव में एक प्रकार का बीज डालना है और इस बीज के साथ आप अगर ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो हम यहीं पर अपनी फैक्ट्री डाल देंगे और यहां पर फैक्ट्री डालकर हम आपके प्रोडक्शन को खरीद लेंगे। अब वो अपना व्यापार करने के लिए मालूम पड़ा उसने 500 एकड़ जमीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। 500 एकड़ जमीन में उसने अपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लगा दिए,
उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखा दिया, प्रोडक्ट उसके अनुसार तैयार हुआ। उसने ये कंडीशन लगाई, जब हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने कंडीशन लगाई कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना आपको देना ही पड़ेगा, तब हम ये उगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं उगाएंगे आपके कहने पर। और ये आप अगर इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको देंगे तो उसके लिए कुछ हमें एडवांस भी दे दीजिए। हमें जब एडवांस आपकी तरफ से मिल जाएगा, हम आपके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट हम आपको बेच देंगे। उस समय की मार्केट जो भी हमने तय किया, उस समय जो मार्केट होगी, मिनिमम इतना रेट आप हमको देंगे ही देंगे, लेकिन जो मार्केट होगी उसके अनुसार आप हमारा प्रोडक्ट उस समय खरीद लेंगे। अगर दूसरी कंपनियां खरीदना चाहती हैं तो दूसरी भी खरीद सकती हैं, पहला प्रेफरेंस आपका होगा मार्केट की वैल्यू के अनुसार। बताइए, अगर ऐसा करने के बाद हम प्रोडक्ट को वहां बोना शुरू करते हैं तो जिस कंपनी ने, जिस प्रोसेसिंग कंपनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, वो प्रोसेसिंग कंपनी भी तो कोशिश करेगी कि इनका प्रोडक्शन खराब ना होने, तो कंपनसेट उनको करना पड़ेगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनको लेना पड़ेगा, मिनिमम प्राइस पर लेना पड़ेगा और कंपनसेट भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा करने से किसान का नुकसान है तो मुझे लगता है कि फायदा फिर कैसे होगा। कोई ये बता दे कि किसान की आय दुगनी अगर करनी है तो कैसे दुगनी की जाए। कोई फॉर्मूला हो क्या? राहुल गांधी के फॉर्मूले को लेकर आएंगे जो खेतों में शक्कर उगा देंगे, जो खेतों में दवाई तैयार कर देंगे, जो आलू से सोना निकाल देंगे। उनके भाषण तो आपने सुने ही होंगे। अगर वैसे किताबों में पढ़कर आप ये प्रोडक्शन करने लगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का कुछ नहीं होगा। आर.के. लांबा जी ने लिखा है कि वो 20 साल से खेती करते हैं। और दुबे जी, आप पता नहीं खेती करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं किसान का बेटा हूं सर जी, और मैंने बचपन से लेकर और एक बड़ी आयु तक, जब तक मैं पढ़ने के लिए नहीं निकला था, तब तक मैंने किसानी अपने पिता के साथ की है। उसके बाद भी आज भी मैं किसान का बेटा ही हूं। भले ही वो हमारी ज़मीनें पड़ी हैं या हमारे भाई लोग करते हैं, लेकिन मैं किसान का बेटा ही हूं और बचपन से मैंने किसानी ही देखी है, इसी खेतों में पलकर बड़ा हुआ हूं। मैंने जिस समय माल फिक जाता था और बिक्री नहीं होती थी, लोग आड़ती उठाने को तैयार नहीं था, उस समय कभी कभी पिताजी ये भी कहते थे कि ठेले पर लाद कर ले जाओ और चौराहे पर रखकर बेच आना, कुछ तो मिल जाएगा, नहीं तो खेत में कुछ निकल नहीं रहा है। मैंने वो भी किया है। इसलिए मैं कानून में अब यहां तक पहुंच गया, पता नहीं चलते चलते, क्योंकि किसानी में वो प्रोडक्शन नहीं था। पिताजी ये कहा करते थे कि किसान का बेटा केवल भोजन कर सकता है, बच्चे नहीं पाल सकता। बच्चे पालने का मतलब केवल बच्चों को भोजन दे सकता है, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। उसके पास जमीन है लेकिन वो जमीन से बहुत कुछ लाभ नहीं ले सकता। हाँ, जमीन की अपनी कीमतें बढ़ा सकता है, अपने कॉपी पर ये नोट कर सकता है कि उसकी ये 5 एकड़ 25 लाख 50 लाख 75 लाख और 25 करोड़ की हो गई। इसके अलावा उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। इसलिए वो बच्चों से कहा करते थे, हम लोगों से कहा करते थे, पढ़ लिख कर कुछ बाहर देखो, यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, ये तो हो ही जाएगा किसी न किसी तरह से। तब अपन बाहर निकले थे। लेकिन आज एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस प्रकार से ग्रोथ दिख रही है, मध्य प्रदेश उसका सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन है कि वो डबल डिजिट में ग्रोथ लगातार कर रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश ने एक्सपेरिमेंट किए, केंद्र सरकार चाहती है कि वो कॉमर्शियली इस्तेमाल हो। एग्रीकल्चर हमारी कॉमर्शियल क्यों नहीं चलेगी? हम अगर बिल्डिंग कॉमर्शियल चला सकते हैं, हम मॉल्स कॉमर्शियली चला सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस कॉमर्शियली चला सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कॉमर्शियली चला सकते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कॉमर्शियली चला सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर कॉमर्शियली क्यों ना चले। हाँ, हरियाणा पंजाब के लोगों को कुछ कष्ट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश वाले उनके यहाँ बेचने चले आएंगे, इसलिए उनका रेट भी कुछ डाउन हो सकता है। तो सर जी, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छी सिचुएशन में, आप कंपनियां बना लीजिए, आप हमारा सपोर्ट करिए। आपके यहाँ प्रोडक्शन अच्छा है, आपके यहाँ पानी की सुविधा अच्छी है, आप प्रोडक्शन अच्छा है, आपको टेक्नोलॉजियां अच्छी मालूम है, छोटा प्रदेश होने के नाते आपको टेक्नोलॉजी आसानी से मिल जाती है, तो क्यों नहीं आप अपने बच्चों को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में उतार देते हैं, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट। उनको एंटरप्रेन्योर बनाइए कि वो उत्तर प्रदेश में आए और बड़ी लैंड हायर करें, और बड़ी लैंड हायर करके इस तरह के जो एग्रीमेंट की व्यवस्था केंद्र सरकार ने इन 2 कानूनों में की है, उन कानूनों के तहत वो जाएं और फसलें करवाएं, तो आपको भी लाभ होगा और आपकी तरफ किसान नहीं आएगा, आपका प्रोडक्शन भी वहां पर बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि, और जिन लोगों ने कहा है कि पहले से किसान को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए, मुझे लगता है किसान को कॉन्फिडेंस में हम, मतलब केंद्र सरकार तो लगातार ले ही रही है, मेरी सलाह यह है कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पीछे से रहेगा तो किसको आप कॉन्फिडेंस में लेंगे ये कभी तय नहीं हो सकता।
मध्य प्रदेश का हाल आपने देखा था, चुनाव से पहले वहां क्या था, लोगों ने दूध फैला दिया। किसान अपना दूध कैसे फैला सकता है? जिसने दूध पैदा किया हो, किसान का बेटा हूं, एक एक बूंद के लिए हमारे घर में लड़ाई होती थी कि एक बूंद गिर जाता था तो पिताजी कहते थे ये दूध है, दूध और पूत बराबर है, ये कैसे खराब कर दिया। खेत का जो गल्ला होता है ना, जो जो किसान का फसल होती है, उस किसान को सीने पर रखकर चलता है, वो कैसे अपनी लौकी तुरई रोड पर फेंक सकता है। लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हमने देखा कि सब्जियां रोड पे फेंक रही थी, दूध रोड पर खुला फेंका जा रहा था। ये किसान का बेटा नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है लेकिन अपनी फसल को बेच नहीं सकता। यहां तक कि उसकी फसल सड़ जाती है। तो आपको मालूम है कि किसान का बेटा क्या खाता है? किसान का बेटा अच्छी फसल बेचता है, और जो कटपीस का सामान रहता है ना, बाद में जो मार्केट नहीं जा सकता, वो किसान अपने घर में खाता है। वो सड़े हुए को ऊपर से निकाल कर नीचे बचा हुआ खाता है। ये किसान की सिचुएशन है। आप जिस तरह की बातें आप लोगों ने लिखी हैं, आई डोंट थिंक दैट यू आर एन प्रैक्टिकल पर्सन। मैंने देखा है बचपन में, मैंने अपने पिताजी को किसानी करते देखा है। दिन दिन भर जूझ कर भी बच्चों के लिए परवरिश न कर पाने की उनकी जो 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 उत्कंठा थी, उसको मैंने देखा है। इसलिए वट एवर यू आर सेइंग कि मैं किसान का बेटा नहीं हूं इसलिए मैं नहीं बता सकता, दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। आप प्रैक्टिकल हो जाइए, जमीन पर आकर देखिए कि किसान के हाल क्या है। सरकार अगर कोई पहल कर रही है तो उसमें आपका सहयोग, आप अगर सहयोग कर देंगे तो किसान का बच्चा आत्महत्या करने से बच जाएगा। किसान आत्महत्या कर रहा है, वो बच जाएगा। वो अगर किसी के साथ एग्रीमेंट करके 4 पैसे उसके सिक्योर हो जाते हैं, वो अगर इंश्योरेंस की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लेता है किसी और के सहयोग से, तो उसके बच्चों के मुंह में निवाला चला जाएगा, उसके बच्चे पड़ जाएंगे। सो ये जो बिल, मुझे लगता है कि हो सकता है कमियां सब जगह रहती हैं, और कमियां जब आएंगी तो सुधार भी होगा। लेकिन जो सरकार का इंटेंशन है, सरकार जो करना चाहती है, जो किसानों के लिए करना चाहती है, व्हाई यू आर प्रिवेंटिंग इन द पॉलिटिक्स? आप ऐसी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं कि जिससे उसको समस्या खड़ी हो रही है? मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, उसके लिए क्षमा करिएगा, बट ये दिल की उत्कंठा थी जो निकल पड़ी। मुझे लगता है कि अगर और प्रश्न होंगे तो मैं फिर जवाब दूंगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।